मेरे साथ इस वक्त कैप्टन अमोल यादव हैं। आप में से कई लोग इन्हें पहचान भी रहे होंगे। जब फरवरी 2016 में मेक इन इंडिया वीक सेलिब्रेट किया गया तो फिर ये स्टार थे उस मेक इन इंडिया वीक में। अब हो भी क्यों ना, इन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत पर एक 6 सीटर विमान बना डाला। लोग हैरान हो गए, आखिर ऐसा हुआ कैसे। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने भी इनके टैलेंट का लोहा माना, लेकिन उसके बाद बात कहीं कुछ बनी नहीं। इनका प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट मानो एक टॉय बनकर रह गया। कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? सबने तो सोचा था कि आपका विमान टेक ऑफ कर जाएगा, लेकिन क्या हुआ आखिर? आपको पूरी कहानी पता है कि 2011 में मैंने एप्लीकेशन किया था और बाद में डीजीसीए ने उसके जिन रूल्स के तहत मैंने एप्लीकेशन किया था वो रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने 2014 में डिलीट कर दिए थे, जिसकी वजह से इस जहाज का रजिस्ट्रेशन होना इम्पॉसिबल हो गया था। जब मैंने मेक इन इंडिया में इस जहाज का प्रदर्शन किया तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में डीजीसीए के अफसर भी आए थे और जब उनको क्वेश्चन किया गया कि ये रजिस्ट्रेशन कब होगा, तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत इस जहाज का रजिस्ट्रेशन हो सके। उनको बहुत गुस्सा आया था सीएम साहब को। उन्होंने कहा कि इसके आगे मुझे एक वर्ड भी नहीं कहना है, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और इस चीज को देख लूंगा। आखिरकार आपको रजिस्ट्रेशन कब मिला? 2014 में रूल्स डिलीट हुए थे। काफी फाइट के बाद में 2017 में इन जो डिलीट किए थे रूल्स उसको वापस इंप्लीमेंट किया गया और उस रूल्स के तहत मुझे 2017 नवंबर में इस जहाज का रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हुआ था। देखिए, सरकार की मेक इन इंडिया की यह बहुत गजब कहानी थी। 35,000 करोड़ का कैप्टन की कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी थी महाराष्ट्र को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, अलग अलग फेजेस में 19 सीटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, पालघर में आने वाला था। कितना बड़ा ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमारे देश में फर्स्ट टाइम एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनने वाली थी, जो सीएम साहब का सपना था कि महाराष्ट्र में बने और उसके लिए उन्होंने ये पहल की थी, जिसके तहत हमने एमओयू भी साइन किया था और हम लोग ने काफी प्लानिंग की थी कि कौन सी जगह पर होगा, किस तरह से होगा। हर एक चीज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो सीएम साहब को पेश किया गया था और इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ के ये प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन उसमें डेफिनेटली एक क्लॉज था जो कहता है कि डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना ये मेरा काम है। तो फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मुझे, अगर हम लोग इंडिया में जहाज बना रहे तो इंडिया के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना मेरा कर्तव्य था और उसके तहत में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इंस्पेक्शन के बाद उसका टेस्ट फ्लाइट होना जरूरी था। तो टेस्ट फ्लाइट बिना परमिशन के करना पॉसिबल नहीं है। तो जो टेस्ट फ्लाइट का परमिशन है वो परमिशन 2017 नवंबर से आज तक इन्होंने मुझे दिया ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? रूल्स और रेगुलेशंस में जितने भी क्लॉजेस है मैंने सारे के सारे फॉलो किए हैं और इनका कहना है कि अभी हमें लैंडिंग गियर का टेस्ट भी बता दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये लैंडिंग गियर का टेस्ट रूल्स और रेगुलेशंस में है नहीं और उनको पूछने वाला कोई है नहीं। वो कहते हैं कि जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम आपको परमिट टू फ्लाई नहीं देंगे। मुझे बाद में ये भी पता चला कि अगर मैं कैसे भी करके लैंडिंग गियर का टेस्ट करूं तो वो लोग दूसरे किसी चीज के साथ में आपको, अगर ये आपके लैंडिंग गियर का जो आप इश्यू बता रहे हैं, अगर आप इसे लेते हैं तो इसमें आपके लिए कितना खर्चा आता है? जिस तरह से डीजीसीए मुझे क्वेश्चंस कर रहा है उसमें जितना जहाज में खर्चा हुआ है उतना सर्टिफाइड लैंडिंग गियर लाने में खर्चा होगा। लगभग कितना होगा? वो 50 लाख से ऊपर होगा, जो एक्सपेरिमेंटल एयरप्लेन के लिए जरूरी नहीं है। दुनिया के और किसी देश में एक्सपेरिमेंटल एयरप्लेन में सर्टिफाइड पार्ट्स होना जरूरी नहीं है। हमारी डीजीसीए उसको क्यों इंसिस्ट कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने, कैप्टन मेरा सवाल यह है कि अगर आपने इतना खर्चा किया ही है तो एक लैंडिंग गियर को लेके आप क्यों अड़े हैं? अगर 50 लाख देके इफ यू कैन गेट अ फ्लाइंग लाइसेंस एज वेल, इफ यू कैन सेटिस्फाई द डीजीसीए, तो आप क्यों रुके हैं? आपको एक बात समझनी चाहिए कि इस जहाज बनाने के लिए मैंने आज तक मुझे किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया है, ना ही 1 इंच जमीन दी है। जिस घर में हम लोग बैठे हैं उसको गिरवी रख के मैंने पैसा जमा करके इस जहाज को बनाया है और वो लोग इस तरह की कंडीशंस डाल रहे हैं कि जिसमें ज्यादा पैसा खर्चा हो जाए और मैं कहीं ना कहीं जाके दम तोड़ दूं। अगर मैंने इससे भी आगे जाके अगर लैंडिंग गियर का टेस्ट कर दिया तो एयरवर्दीनेस डिपार्टमेंट उनके रिक्वायरमेंट्स लेके खड़े ही है। उन्होंने मुझे ऑलरेडी लेटर भेजा है कि आप हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दो। सिक्योरिटी क्लियरेंस वही इशू करेंगे, वो इन्होंने इशू नहीं किया है और वो मुझसे मांग रहे हैं।
जबकि MHNA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस इशू किया है। जो DGCA के पास उनको सिर्फ पेपर वर्क करना है, वो पेपर वर्क कर नहीं रहे, लेकिन मुझे मांग रहे हैं। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, हमारे जितने ही एविएशन सेक्टर है उसमें वो रेगुलेटर है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कैप्टन, आपने अपना जो एयरक्राफ्ट है उसे रजिस्टर कराया था बाय द नेम VTNMD नरेंद्र मोदी देवेंद्र। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा आपने क्यों किया था सबसे पहले? 2011 में मैंने एप्लीकेशन किया था इस जहाज को रजिस्टर करने के लिए, और 2014 में रूल्स डिलीट हो गए। 2016 में मैंने उसको मेक इन इंडिया में प्रदर्शित किया। काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, काफी बड़ी स्टोरी हो गई, लेकिन फिर भी इस जहाज का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने हमारे PM साहब को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि DGCA जिस तरह से गलत काम कर रही है वो अच्छा नहीं है, और उनसे ये रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करके इस जहाज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तब जाके ये जहाज रजिस्टर हुआ था। तो जब तक इन दोनों व्यक्तियों ने इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर नहीं किया था, उस वक्त तक ये जहाज रजिस्टर नहीं हो पाया था, और वो सिर्फ इन दोनों के इंटरवेंशन की वजह से ही जहाज रजिस्टर हुआ था। लेकिन उस इंटरवेंशन के बाद में जो अभी परमिट टू फ्लाई मिलना जरूरी है, उस वक्त इंटरवेंशन किया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन DGCA के किसी भी आदमी को कुछ भी पनिशमेंट नहीं हुआ, जबकि उन्होंने इलीगली रूल्स डिलीट किए थे। और सारा पेपर वर्क मैंने सब प्रोड्यूस कर दिया है, सब तरह के कंप्लेंट्स मैंने सब जगह पे फाइल किए हैं, लेकिन किसी भी ऑफिसर पे गलत काम करने की वजह से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और इसके लिए वही DGCA के ऑफिसर्स आज हिम्मत करके मुझे रूल्स के बाहर की चीजें मांग सकते हैं। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, लेकिन कैप्टन यहां पर जो बातें बता रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। DGCA के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइलें घूम रही हैं, अलग अलग कंप्लेंट्स निकाली जा रही हैं, और कैप्टन का कहना है कि पूरी अपनी उन्होंने ताकत झोंक दी है, पैसे लगा दिए हैं, बावजूद इसके वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब आगे क्या होने वाला है? अगर परमिट नहीं मिलता है तो फिर तो ये बिल्कुल समझ लीजिए एक टॉय बनकर रह जाएगा। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि इसको हम टॉय बना के रखेंगे। किसने ऐसा बोला था? DGCA के ऑफिसर्स ने मुझे पहले ही बताया था कि ये हमारे लिए एक खिलौना है और हम इसे खिलौना बना के रखेंगे। तो यू आर सेइंग कि DGCA ने आपसे ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि आपने जो मेहनत से 6 सीटर इंडिजिनियसली बिल्ट ये आपने बनाया है, उनके लिए वो खिलौना है। उनके लिए वो खिलौना है और इसे हम खिलौना ही बना के रखेंगे। ये मुझे DGCA के ऑफिसर ने DGCA के ऑफिस में बताया था, और ये मैंने कई बार बताया है पहले भी, और किसी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुई इतना गलत काम करने के बाद। जबकि भारत के, हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने किसी भी तरह के कानूनी कार्रवाई किए बिना डिलीट कर दिए। वो लोग अपने आप को भगवान से थोड़ा सा ऊपर समझते हैं। कैप्टन, आगे क्या होने वाला है? व्हाट इज द रोड अहेड? अब आप आगे क्या करेंगे? देखिए, मेरा सपना है कि भारत देश में जहाज बनाया जाए, और वो पूरा करने के लिए एथिकली जो भी चीज करनी पड़े, अगर मुझे ये जहाज दूसरे देश में लेके जाके वहां पर रजिस्टर करना पड़ा तो मैं वो करूंगा। हैव यू मेड योर माइंड? आपने फैसला कर लिया है या आप कितना रुकेंगे? सर, ये फैसला तो मैंने जहाज बनाने को जब शुरू किया था तभी किया था कि हर एक चीज जो रूल्स और रेगुलेशंस में बैठती है उसको फॉलो करके इंडिया में जहाज बनाएंगे। वो मैंने किया है, मेरा काम मैंने पूरी तरीके से किया है। अगर मैं 2 साल में या 1 साल में जहाज बना सकता हूँ और उनको पेपर वर्क के लिए 8-8, 9-9 साल लगेंगे, तो जाहिर है कि ये लोग इंडिया में कभी जहाज बनने नहीं देंगे। इस सिनारियो में DGCA ही ने मुझे बताया था कि आप दूसरे देश में जाके अगर जहाज को रजिस्टर करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है, वो हम कर सकते हैं, वो आपके लिए हम करेंगे। तो हैव यू मेड अप योर माइंड? आपने फैसला कर लिया है कि अब आप बाहर जाके अमेरिका में जाके इसे रजिस्टर करवाएंगे? जरूर, मैंने पहले ही कहा था कि मैं 19 साल पहले ही मैंने फैसला किया है कि हर एक चीज जो इस जहाज को इंडिया में फ्लाई करने के लिए करनी पड़ेगी वो मैं करूंगा। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है कैप्टन, तो फिर VT नरेंद्र मोदी देवेंद्र तो हट जाएगा। सर, मेरा सपना है कि भारत में जहाज बने और भारत में जहाज उड़े। उसके लिए जो चीज करनी पड़ेगी वो करेंगे। मेरे ख्याल से आप बोले थे ना, बहुत इंस्पायर्ड थे जब आपने NMD लिखा था, लेकिन ये पूरा तो रिवर्स इंस्पिरेशन हो गई ना? जरूर जरूर, ये रिवर्स हो रहा है, लेकिन इसके लिए DGCA रीजन है, और अगर ये करना पड़ता है बाहर के देश में जाके वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है तो मुझे इंडिया में उस जहाज को रजिस्टर करना पड़ेगा और ये नाम उसमें से हट जाएगा। मेक इन इंडिया के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक बात हो जाएगी। एक तथ्य जो उभर के सामने आया था कि अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आगे बढ़ती और पालघर में इसका कार्यान्वयन हो भी जाता तो कम से कम 10,000 लोगों को जॉब मिलता। एम आई राइट?
आप खुद ही सोच लीजिए कि एविएशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी है हमारे। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। अगर हम पूरे इंडिया की बात कर सकते हैं तो और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे देश में मैन पावर है, हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है हमारे देश की आज इतनी है कि हम बहुत आसानी से जहाज बना सकते हैं। और हम लोग सिर्फ जहाज नहीं बना रहे, बाकी सब तो चीज है हमारे पास। एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार का एक बड़ा इनिशिएटिव रहा है उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन यहां पर आपकी बिल्कुल कहानी उलटी नजर आती है। एक उड़ान की कहानी, दूसरी तरफ आपकी कहानी, कुछ मेल नहीं बैठता। सर हमारे देश में पिछले 70 सालों से 400 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर थे। अभी काफी दूसरे लोगों के पास है, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशों ने ये हवाई अड्डे बनाए थे और उसको उस वक्त 70 साल पहले वो लोग बहुत एफिशिएंटली यूज किया करते थे। तो मैं अगर महाराष्ट्र का मैप देखता हूं तो हर एक जिले में एक एयरपोर्ट उस वक्त बनाया गया था और वो आज भी अवेलेबल है फॉर ऑपरेशंस, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। उनको यूज करना ये इस उड़ान का एक्चुअली एम है। लेकिन क्या हमारे पास उस तरह के जहाज है? हम लोग प्राइवेट ऑपरेटर्स को अगर बोलेंगे कि आपका ATR 72-500 उस जगह पे जाके लैंड करो, तो नेचुरली दैट एयरप्लेन रिक्वायर्स मिनिमम 50 पैसेंजर्स टू बी ऑपरेटेड। क्या हम छोटे इन सारे जिलों से 50 पैसेंजर्स दे सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप जिस जगह पर मारुति 800 को यूज करना चाहिए उस जगह पर आप मर्सिडीज को यूज करोगे तो ये नेचुरली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। कैप्टन, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्या मायने हैं? इस वक्त तो मेरे लिए कोई मायने नहीं है। सरकार तो बड़े जोर शोर से कहती है मेक इन इंडिया, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर 2011 से मैं एक जहाज के रजिस्ट्रेशन पेपर वर्क, जहाज बनाना मुझे 1 साल में पॉसिबल है, और आप अगर परमिशंस देने के लिए इतने साल लेते रहोगे और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं है वो परमिशंस, वो रिक्वायरमेंट आप मेरे सामने खड़े करोगे, तो ये कहां से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ? ये नहीं है। कैप्टन, अगर देश को छोड़ के अमेरिका में जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो इसमें दो राय नहीं है कि ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन ने यहां पर तकलीफें गिनाई हैं उसको देखकर वाकई कहना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतना भी इजी नहीं है जितना एडवर्टाइज हो रहा है। कैमरा पर्सन नितिन वर्णे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।